गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। Good evening, everyone. राहुल, मुझे क्या मिलेगा इस चीज का? बताओ। ऐसी थोड़ी फ्री में काम कर दूंगी मैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग मैम। काम तुम्हारा गिफ्ट आरएनडे है, डराना सुमित को है। ओहो, आपका गिफ्ट दे रहा है आर्यन। कुछ नहीं, कुछ और बात चल रही मैम मुझे कौन डरा रहा है? है। कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा था। तो आज हम एलसीआर के कुछ कुछ हमारे जो टॉपिक्स बच गए हैं, कुछ कुछ डेफिनेशंस बच गए हैं, उन्हें कंप्लीट करके हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यूज। चलो स्टार्ट करें क्लास। 15 बच्चे आए हैं, बताओ ऐसे काम चलेगा? मैम बुलाओ सबको। क्या कह रहा है ये राहुल? जगह पर लास्ट का ए नहीं लगाया हो और वो मनीष बन गया हो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये अपना नाम ही गलत लिखेंगे फिर ठीक क्या लिखेंगे? मेरे से बट एक ये हुआ था कि जब मैं हम लोग हिंदी का पेपर था, तो हिंदी में नाम भी हिंदी में लिखना होता है टेस्ट पेपर में। तो अपनी शीट पे जब मैंने हिंदी में नाम लिखा, तो मैंने अपने नाम में ई की मात्रा गलत लगा दी थी। तो मैम कह रही थी तुम्हारा पेपर क्या चेक करूं, तुम्हें तो अपना हिंदी में नाम ही नहीं लिखना आता। तो ये जरूर हुआ था, तो वो मुझे अभी भी याद रहता है। वो होती है ना छोटी ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, वो नहीं समझ में आती थी। फिर उसके बाद अभी एक रील भी तो वायरल हुई थी, छोटे ई की मात्रा, वो सर जो सिखाते हैं डांस कर करके। देखी थी किसी ने? मैम बट हम रील नहीं देखते। ना, मैम क्या चीज? एक रील ही वायरल हुई थी, एक टीचर जो पढ़ाते हैं बड़े ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा। एक देखी थी आप लोगों ने? जब सही है। मैंने तो पीरियोडिक टेबल वाली देखी थी। हाँ मैम मैंने तो पीरियोडिक टेबल वाली देखी थी। हाँ, वो पीरियोडिक टेबल वाली भी, वो वही सेम ही टीचर है, वो जो ई की मात्रा भी सिखाते थे, उनका ही देखा था मैंने। बढ़िया सर है वो एकदम।
हाँ उछल उछल के चलो, शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने पावर फैक्टर वगैरह पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, एलसीआर सर्किट पढ़ लिया था। उस एलसीआर सर्किट के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें आज कंप्लीट करने हैं। ठीक है हाँ जी, पलक पलक का हैंड रेज है शायद। हाँ ईएम वेव्स आएगा, बता तो दिया, ईएम वेव्स एक लेक्चर का ही है। ईएम वेव्स फ्राइडे को करेंगे, मैंने बताया था फ्राइडे को हम लोग ईएम वेव्स करेंगे। फ्राइडे नहीं, या तो फिर तुम्हारी नेक्स्ट क्लास अब थर्सडे को लगेगी ना। ठीक है, थर्सडे या फ्राइडे में हम वही कंप्लीट, थर्सडे को लगेगी। तो नेक्स्ट क्लास में ईएमआई ही ईएम वेव्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। डरो मत, ईएम वेव्स बहुत इजी है। मैम फ्राइडे को शायद जन्माष्टमी भी है। हाँ तो फिर हम थर्सडे को ही करेंगे, फ्राइडे को तो छुट्टी है ना। ठीक है, तो अगली क्लास में ईएमआई कर लेंगे, ईएम वेव्स वाला कर लेंगे। मैम इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी होगी या नहीं? होगी होगी, 3 दिन की छुट्टी है तुम्हारी, फ्राइडे सैटरडे संडे। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें आज पढ़ना है क्वालिटी फैक्टर। हमने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस वगैरह देख लिया, आज क्वालिटी फैक्टर देखेंगे। तो क्वालिटी फैक्टर देखो, यहाँ पर बैंडविड्थ नाम एक चीज आएगी, तो पहले हम बैंडविड्थ पढ़ लेते हैं कि बैंडविड्थ क्या होती है। कल हमने ग्राफ बनाया था किस किस के बीच में, फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में, राइट। तो हम यहाँ पर ओमेगा और उसके बीच में ग्राफ बनाते हैं, करंट के बीच में। कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ आया था। ठीक है, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मिलता है हमें, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा नॉट। ये जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट आएगा इसे हम बोलते हैं आई मैक्स। मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें मैक्सिमम करंट मिलता है। और अब बात करते हैं बैंडविड्थ क्या होगी। देखो बैंडविड्थ में मान लो यहाँ पर मैं एक फ्रीक्वेंसी लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जहां पे तुम्हारे करंट की वैल्यू आई मैक्स का कितना हो जाती है, आई मैक्स का हाफ हो जाता है। ठीक है, आई मैक्स का बाय √2 हो जाता है। यानी यहाँ पर जो वैल्यूज हैं आई मैक्स बाय √2 आएगा तुम्हारे करंट की वैल्यू। तो इनके करस्पॉन्डिंग देखो, एक तो ये फ्रीक्वेंसी मिली सपोज करो ओमेगा 1, और ए और ये बी। ठीक है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिली मैं इसका नाम दे रही हूँ ओमेगा 2। तो ये ऐसी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं जहां पर तुम्हें करंट की जो वैल्यूज है वो मैक्सिमम मिल सकती है, ये 3। तो जो अब तुम्हारे पास ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 तक जो एक बैंडविड्थ आई है फ्रीक्वेंसीज की, उसको बैंडविड्थ बोला जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट बैंडविड्थ है, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कहाँ से स्टार्ट होगी, एक तो तुम्हारा मैक्सिमम करंट, और जहां पर तुम्हारे मैक्सिमम करंट का बाय √2 मिलेगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो 2 फ्रीक्वेंसीज आएंगी उनको बोलेंगे हम यहाँ पे बैंडविड्थ। ठीक है, इसी के एलसीआर सर्किट के लिए, हाँ एलसीआर सर्किट में ही बनता है बैंडविड्थ। ठीक है, ओनली। अब यहाँ पर एक टर्म यूज होती है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। एलसीआर सर्किट की पहले फ्रीक्वेंसी पावर निकाल, हाफ पावर, सॉरी हाफ पावर। ठीक है, अब एक बात बताओ, हम लोग अगर एलसीआर के लिए पावर निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला था V0 I0 बाई 2। cos फाई यहाँ पर कितना हो जाने वाला है 1, है ना, cos फाई तो 1 हो जाएगा।
हम वी नॉट को क्या लिखते हैं, देखो सारी चीजें मुझे करंट के टर्म में लिखनी है, तो वी नॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई नॉट स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये मेरा यहां से बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ये बन जाएगा। और क्या लिख सकते हैं इसको, मैं ऐसे लिख दूं आई नॉट बाई 2 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, ये क्या वैल्यू बन जाएगी भाई, IRMS बन जाएगा। एक √2 लिखते हैं ना, सॉरी √2, आई नॉट बाय √2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो ये मेरा IRMS बन गया, ये बन गई मेरी R। ये क्या वैल्यू आ गई, पावर की। इसका मतलब जब मेरा मैक्सिमम करंट था सर्किट में यहाँ पर, और देखो ये कौन सी वैल्यू यहाँ पर मिली तुम्हें, पावर की वैल्यू P। ठीक है, अब तुम वेलोसिटी, अब सॉरी मैं कह रही हूँ, अब तुम पावर निकालो कॉरेस्पॉन्डिंग टू A एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू B। ठीक है, जहां पर तुम्हारे पास करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई मैक्स का बाय √2। अब यहाँ पर आई मैक्स का बाय √2 लिखोगे तो पावर कितनी बनेगी, देखो आई नॉट बाय √2 लिखोगे तो पावर कितनी आएगी, P मैक्स का, ये तुम्हारी पावर मैक्सिमम पावर है। ठीक है, दिस इज योर मैक्सिमम पावर, क्योंकि हमने आई नॉट करंट यूज किया है। अब अगर मैं तुमसे कहूंगी बेटा अगर करंट की वैल्यू I बाय √2 है तो तुम्हारे पास पावर कितनी बनेगी बताओ, इफ I इक्वल्स टू I बाय √2। देखो मैम V नॉट आई नॉट बाई 2, यहां से लिखोगे V नॉट, आई नॉट की वैल्यू अब कितनी लिखनी है तुम्हें, I की वैल्यू अब हाँ आई नॉट बाय √2 इंटू 2। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, फिर से आई नॉट को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2√2 एज इट इज आएगा ये, करेक्ट। हाँ बाय √2 हुआ, कितनी आया पावर, P बाय √2 आ रहा है। मम्मी स्मॉल है, कैपिटल है, अलग अलग। हाँ आई मैक्स बाय √2, V नॉट आई नॉट बाय 2, V नॉट आई नॉट हमने यहाँ से वैल्यू उठाई आई नॉट के बाय √2, आई नॉट बाय √2 को हम IRMS स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, R बाय 2, ये आ गया भाई एज इट इज। तो यहाँ पर देखो तुम्हारी जो ये वाली पावर है, मैं इसको P1 बोल लेती हूँ। ठीक है, ये वाली पावर किसके बराबर आई भाई, P मैक्सिमम के हाफ के आई, P मैक्सिमम के हाफ आ रही है। तो इसका मतलब जहां पर तुम्हारा करंट 1 बाय √2 हुआ वहां पर तुम्हारी पावर कितनी होगी, मैक्सिमम का हाफ हो गई। तो इन पॉइंट्स को और क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इनको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर क्यों बोला, कि इन फ्रीक्वेंसीज के कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें पावर कैसी मिलेगी, भाई ये फ्रीक्वेंसी हो गई ना ω1 और ω2, इन फ्रीक्वेंसीज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट मिल रहा है वो मिल रहा है आई मैक्स का बाय √2, और पावर जो मिल रही है वो मिल रही है कि यहाँ पर पावर मैक्सिमम थी तो यहाँ पर जो पावर है वो मैक्सिमम का आधा मिल रहा है। तो इन पॉइंट्स को और क्या बोल सकते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो हाफ डेफिनेशन। मैम एक बार स्क्रीन दोबारा दिखाना, कुछ डाउट है। एक सेकंड, ये देखो मैम यहाँ पे जो पी ले रखा है आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में 2√2 है, तो ये इधर से आई नॉट √2 का होल स्क्वायर आर IRMS आ रहा है, तो इधर से आई नॉट अपॉन में 2 आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 IRMS आर हो गया, तो अपॉन में √2 नहीं आएगा, ये 2 आएगा। यहाँ पे आई नॉट अपॉन √2 का होल, आई नॉट बाय √2 का होल स्क्वायर करोगे ना, आई नॉट यस मैम, हाँ तो मैम आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 हो गया वो, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 को हमने IRMS लिख लिया उसको, तो अपॉन में √2 नहीं आएगा। अच्छा आई नॉट बाय 2 को कह रहे हो कि यहाँ पर हम स्क्वायर लिखेंगे, राइट। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे IRMS आर अपॉन में √2 नहीं आना चाहिए, ये 2 ही आएगा।
नहीं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में 2 ही आता है। एक सेकेंड, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। आएगा तो ये हाफ ही, पी मैक्सिमम का हाफ ही बनेगा। आई नॉट की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना बन गया, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, आई नॉट बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। नहीं, इसको हम रूट 2 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर मेरा 2 ही बनेगा। ठीक है, आई आर है प्लस आर की वैल्यू आ गई। एक सेकंड, पहली बात तो इसको भी यहाँ पर आई स्क्वायर आर एम एस लिखना। ठीक है, यहाँ पे वी नॉट आई नॉट स्क्वायर, इसको मैं रूट 2 के साथ लिखूंगी तो आई नॉट स्क्वायर बाय रूट 2, ऐसे आया ना। यस मैम, ये आना चाहिए। करना तो एक सेकंड यही चाहिए। नहीं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बेटा पी बाई 2 ही जाएगी, और यहाँ पर अगर करंट लेना है तो वो भी आई मैक्स बाय रूट 2 ही जाएगा। करंट आई मैक्स बाय रूट 2, तो हमने आई नॉट का रूट 2 लिखा है ना, तो ये 2 रूट 2 बन गया। अच्छा सुनो, ठीक है, वी नॉट आई नॉट बाई 2 होता है कॉस फाई की, यहाँ पर वैल्यू अपना कितना हो जाती है, 1 ही हो जाएगी, घट जाएगा। आई नॉट तो हम लिख सकते हैं वी नॉट, मैंने आई नॉट आर लिख दिया तो ये आई नॉट स्क्वायर आर हो गया। ये मेरा आई स्क्वायर आर एम एस है। ठीक है, एक सेकेंड, इसकी कैलकुलेशन एक बार बाद में चेक कर लेंगे, बट इसकी जो पावर है बेटा ये आधी रहेगी। ठीक है, पी मैक्सिमम बाई 2 ही रहेगा, इसमें कोई एरर नहीं है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इसलिए नाम रखा गया है कि यहाँ पर मैक्सिमम का आधा हो जाएगा पावर। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक करनी पड़ेगी। अच्छा, हो सकता है कि हमने आरएमएस में लिखी हो वैल्यू, अगर आरएमएस में ना लिखे तो देखते हैं कितनी आ रही है। ठीक है, हमने आरएमएस में लिखी है ना, विदाउट आरएमएस देखते हैं कि आई नॉट के टर्म्स में ही कितना आता है। ठीक है, यस मैम। एक बार विदाउट आरएमएस देखते हैं, इरेज कर देते हैं, इतना ही रहने दो। ठीक है, तो अब देखो, अब दोबारा करते हैं। पावर P1 जो हमें निकालनी है वो बनेगी हमारी आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, बट यहाँ पर हमारा जो करंट है वो आई नॉट बाई रूट 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई नॉट की जगह लिखती हूँ मैं आई नॉट बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आर बाई 2। तो अब यहाँ से पावर कितनी बनी, ये बन जाएगा मेरा आई नॉट स्क्वायर बाई 4 आर। ठीक है, तो अब भी अगर मैं देखूं तो मेरे यहाँ पर जो पावर आ रही है वो कितना आ रहा है, पी मैक्स बाई 2 ही आ रहा है ना। हाँ, पी मैक्स बाई 2 आ रहा यस है, मैम, आ गई। वो मैंने आरएमएस में कर दिया था मे बी, तब थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा। तो इन टर्म्स ऑफ Yes. आई नॉट लिखोगे तो आई नॉट के टर्म्स में जो तुम्हारी पावर आई है वो पी मैक्स बाई 2 आई है। अगर मान लो अगर हम आई आरएमएस में लिखते हैं तो और देख सकते हैं कि आई आरएमएस के टर्म्स में पावर कैसे आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा तुम्हारा आई स्क्वायर आरएमएस इंटू आर। करेक्ट, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये पावर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाय 4 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आर बाई 2 एज इट इज रहने दो, 2 रूट 2 कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे, रूट 2 का होल स्क्वायर है ना, तो ये 2 बन जाएगा, 2 यहाँ रहने दो।
तो अब भी आ गया ये, तो पावर इक्वल्स टू ये एज इट इज आ गई पी मैक्स अपॉन 2। तब क्या गड़बड़ हो गई थी? कुछ कैलकुलेशन में एरर था उस टाइम, राइट? यस मैम। अभी ऐसा कुछ किया नहीं हमने। आई नॉट स्क्वायर आर बाय 4 निकाला मैंने, मैक्सिमम आई नॉट को बस आई नॉट बाय रूट 2 रखा। यहाँ से हमारे पास P1 की वैल्यू आ गई कि मैक्सिमम का आधा आ गया, तो यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 के पास ए बी की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। इसके बाद थोड़ा रीअरेंज कर दिया आई नॉट बाय रूट 2 के टर्म्स में, 2 एज इट इज है, तो ये तुम्हारा पूरी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, उसका आधा बच गया। तो अभी भी इस टर्म में भी आरएमएस के टर्म्स में देखोगे तो तब भी यही आ रही है बाय 2। यस मैम। इन बोथ वेज यू विल गेट द सेम वेल्यू, तो इसको PAB लिख लो। अब बाकी के बच्चों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दीज आर योर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। अब इसके बाद आता है क्वालिटी फैक्टर। कि क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? तो क्वालिटी फैक्टर देखो वो वैल्यू है कि कितना एनर्जी स्टोर हुआ अपॉन में एनर्जी लॉस पर साइकिल। कितना एनर्जी लॉस हो गया भाई, LCR सर्किट है, देयर इज सम, अगर रेजिस्टेंस है तो सिंपल सी बात है, देयर इज सम हीट लॉस आल्सो। तो कितना एनर्जी हमने दिया और कितना एनर्जी वहां पे लॉस हो गया, उसी को यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर बोलेंगे। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर हो और जो तुम्हारा हीट लॉस है वो क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, हीट लॉस कम से कम होना चाहिए। क्यू फैक्टर को और कैसे लिखते हो? क्यू फैक्टर लिखा जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो तुम्हारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है अपॉन में जो तुमने बैंडविड्थ निकाली है उसका रेशियो। अब यहाँ पर बात आई कि बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? किसके बराबर होगी बताओ बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी? बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो सकती है? हाफ ऑफ मैक्सिमम। बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से लिखोगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी तो पता चल गई। दीज फ्रीक्वेंसीज, अभी देखो, at which you will get power which is equals to half of P max by। अब आएगा कि बैंडविड्थ जो फ्रीक्वेंसी है डेल ओमेगा, यानी ओमेगा 1 से ओमेगा 2 के बीच का जो बैंडविड्थ है वो किसके बराबर होगा? यहाँ पर इसका फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट लिखना है, डिराइव नहीं करना। ये बराबर होता है R by L के। तो दिस इज योर बैंडविड्थ का फॉर्मूला। अगर पूछे कि बैंडविड्थ क्या है, ठीक है, तो कैसे मिलेगी? R by L कर दो, यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हारा बैंडविड्थ। अब क्यू फैक्टर निकालो। क्यू फैक्टर क्या था भाई? रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या थी? 1 अपॉन अंडर रूट LC। भाई ओमेगा क्या था? ये आगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी थी? शायद ओमेगा था 1 बाय अंडर रूट LC पे। ठीक है, और इसको रखोगे 2 पाई f, ये 1 बाय 2 पाई जाएगा। ठीक है, बैंडविड्थ कितना हो जाएगा भाई? बैंडविड्थ अभी तुमने पढ़ा है, यहाँ से R बाय L हो गया। तो क्यू फैक्टर का क्या फॉर्मूला आया? देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू फैक्टर का क्या फॉर्मूला आया? 1 अपॉन 2 पाई R अंडर रूट ऑफ L बाई C, यही कुछ फॉर्मूला आया। 2 पाई कांस्टेंट है तो रिमूव भी कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, यहां से क्या बनेगा? 1 बाय R अंडर रूट ऑफ L अपॉन C। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर क्यू फैक्टर। बोलो, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा भाई? R को तो बहुत स्मॉल रखना होगा, यही देखा था हमने। R हम स्मॉल रखेंगे। क्यों रखेंगे? देखो क्यू फैक्टर क्या चाहिए मुझे? हमें चाहिए क्यू फैक्टर ज्यादा हो। फॉर्मूला क्या है क्यू फैक्टर का? एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी लॉस। तो मैं क्या चाहूंगी? एनर्जी लॉस क्या हो? बहुत कम हो। तो एनर्जी लॉस का यहाँ पर लिखा क्या है? बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला देखो तुम्हारा क्या निकल के आया है? R बाय L। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम क्या चाहेंगे? R को क्या रखें? स्मॉल रखें, और इंडक्टर को क्या रखें? इंडक्टर को लार्ज। तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर हमें क्यू फैक्टर अच्छा ज्यादा चाहिए सर्किट में तो क्या करना होगा? इफ यू वांट क्यू फैक्टर लार्ज, तो हमें रेजिस्टेंस को जितना स्मॉल रखें उतना, और इंडक्टर को जितना ज्यादा रखें उतना लार्ज, क्योंकि सारा का सारा तुम्हारा हीट लॉस
पावर कहाँ लॉस हो रहा है, सारा का सारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो उसी को छोटा कर दो, तो आर शुड बी स्मॉल। तो बैंडविड्थ समझ में आ गया। बैंडविड्थ वो वाली फ्रीक्वेंसीज है जहां पर तुम्हारा करंट की वैल्यू आई बाय रूट 2 से आई तक जाएगी, वही तुम्हारी हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है। हाँ जी बोलो, मैम क्वालिटेटिव फैक्टर एक बार और समझा दो। क्या कह रहे हो? मैम एक बार अभी वाली स्लाइड दिखाना। क्वालिटेटिव फैक्टर एक बार और समझा दो। हाँ ये लो, क्वालिटी फैक्टर का मतलब ये है कि हमें कितनी एनर्जी हमने दी है और उस सर्किट से हमें आउटपुट कितना मिला है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ये फॉर्मूला है इसका, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का ये फॉर्मूला आता है बेटा डिराइव करके, डेरिवेशन की कोई नीड है नहीं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम डिराइव करके निकालते हैं, नो नीड फॉर डेरिवेशन। डायरेक्ट याद रखो कि बैंडविड्थ का फॉर्मूला आर बाय एल है, तुमने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। यहां से मुझे पता चल रहा है कि अगर क्यू फैक्टर को हाई रखना है तो रेजिस्टेंस शुड बी स्मॉल एंड इंडक्टर शुड बी वेरी हाई, बस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। हम एक बार डेफिनेशन दिखा दें क्वालिटेटिव फैक्टर की। नहीं डेरिवेशन नहीं है इम्पोर्टेंट, हम डेफिनेशन क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर की डेफिनेशन हाँ यहाँ पे लिखिए। और कम- मैम एक बार उस वाली स्लाइड में कुछ पूछना है। हाँ बताओ, क्यू फैक्टर वाली में। ये इसमें उसमें हाँ मैम इधर 1 अपॉन जो क्यू फैक्टर इक्वल टू एफ आर अपॉन में बैंडविड्थ है इक्वल टू हो गया 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ये ठीक है, अपॉन में आर अपॉन एल, इसके बाद एल को ऊपर भेज दिया, आर इधर आ गया, फिर ये एल बाय सी कैसे बनाए? आर ऊपर भेज दिया ना। इंडक्टर देखो एक एल है एक रूट एल है, रूट वाला एल कट जाएगा, ऊपर वाला एक एल बचेगा ना, आधा रूट एल। समझ गया मैम। हाँ आर यहाँ जाएगा एल यहाँ जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा 1/2 पाई आर, यहाँ पर इंडक्टर चला गया, यहाँ अंडर रूट एल सी, तो कटेगा ना आधा रूट, तो ऊपर हाफ एल बचेगा, तो ठीक है मैम ठीक। ये क्यू फैक्टर। एक क्यू फैक्टर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एल और ओमेगा आर वो भी लिख सकते हो, ठीक है। क्यू फैक्टर के एक जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे तुम्हें लिखवा देती हूँ। एक फॉर्मूला और लिख लो क्यू फैक्टर का, इसका एक फॉर्मूला बेटा ये भी बनेगा ओमेगा आर, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला है, ठीक है, एल अपॉन आर, और एक और फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन ओमेगा आर यानी रेजोनेंस वाला, ठीक है, यहाँ से बनेगा तुम्हारा ये सी आर, ठीक है, आर सी। तो एलसीआर सीरीज सर्किट में तुम्हारे एक बार एक फॉर्मूला बन गया क्यू फैक्टर का ये, ठीक है, मोर और लेस सेम ही है ये वाला जो यहाँ पे डिराइव किया है, बस ये ओमेगा की टर्म्स में लिख दिया तुमने। ओमेगा क्या होता है यहाँ से देखो, ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ओमेगा की वैल्यू एल सी लिखोगे तो वही फॉर्मूला बनेगा, बट ये डायरेक्ट हमने ओमेगा आर की टर्म्स में निकाले हैं फॉर्मूले। देखो ओमेगा की जगह रखो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी एल बाय आर, तो यही बन गया ना 1 बाय आर एज इट इज अंडर रूट ऑफ एल बाय सी, ठीक है, आ गया ना ओमेगा आर की वैल्यू रखते ही। ऐसे यहाँ पे ओमेगा आर को रखोगे तो भी यही फॉर्मूला बनेगा, बट यहाँ पर ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, अगर ओमेगा आर गिवन हो तो आप डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हो। देखो ऐसे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ओमेगा आर, ये तो फॉर्मूला बताया है मैम ने 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी, अब ओमेगा के टर्म्स में कैसे लिखें, क्योंकि तुमने डेरिवेशन नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए ये वाले फॉर्मूले भी याद रखना इन टर्म्स ऑफ ओमेगा आर, ये दो फॉर्मूले। देखो अगर 1 अपॉन ओमेगा आर सी आर रखोगे, 1 बाय ओमेगा आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एल सी, यहाँ बचा क्या आर इंटू सी। में क्वालिटी फैक्टर पर साइकिल के लिए होता है ना? किसके लिए? हाँ ये पर साइकिल के लिए ही होता है। एनर्जी स्टोर्ड
कितनी हुई है और हीट लॉस एक साइकिल में कितना हुआ है। बस इतना ही है क्वालिटी फैक्टर, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज के फॉर्मूले यहाँ पे गिवन है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाता है। आई मैक्स पढ़ चुके, पावर मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी देख ली हमने, आई मैक्स बाय √2 रखोगे, ये आरएमएस बन जाती है। यहाँ से हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम का 1/2 हो गई। ठीक है, ये नहीं पढ़ना, ये डेरिवेशन है, ये हम नहीं देखेंगे। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हो गई। ये तुम्हारा क्यू फैक्टर का फॉर्मूला आ गया, 1/r√L/c। ठीक है, ये एक फॉर्मूला ये रहा, ओमेगा आर एल बाय आर, यहाँ से ये एक्सएल बाय आर हो गया, 1/ω/CR, ये पूरा तुम्हारा एक्सी बन जाएगा। तो एक फॉर्मूला यहाँ से ये एक्सी बाय आर हो गया। तो ये जो ये वाली जो वैल्यूज हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जितने भी फॉर्मूले हैं। देखो इनका डेरिवेशन नहीं है इन फॉर्मूलेज का, ये फॉर्मूले हैं, तुम्हें याद करने पड़ेंगे। क्यू का ये वाला डिराइव करा दिया, 1/r/LC वाला, बाकी इसी से डिराइव है ये सारे फॉर्मूले। भाई क्यू को क्या लिखा है, इतना कंफ्यूज हो रहे हो? क्यू को हमने लिखा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। अब इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा आर ही रहने दो। बैंडविड्थ क्या होती है, L/R, L R ऊपर चला गया, ये आ गया एक फॉर्मूला क्यू का, करेक्ट? यस मैम। हाँ हो गया, करिए L/R होगा ना तो R ऊपर जाएगा, L ऊपर चला जाएगा, इसमें L/R होगा। हाँ L/R। ठीक है, तो L यहाँ पर, R यहाँ पे। अब ये ओमेगा आर एल क्या बन जाएगा भाई तुम्हारा एक्सएल, ये XL/R हो गया, ये बन गया फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले चारों हैं, एक्सेल की टर्म में, एक्सी की टर्म्स में, ये याद होने चाहिए चारों। इसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मर ऑलरेडी पढ़ ही लिया है ना। एक और फॉर्मूला होता है फॉर्म फैक्टर, वो अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आपके मॉड्यूल्स में है तो मैं इसलिए वो लिखवा दे रही हूँ। अभी तक पूछा नहीं गया है बट फिर भी लिख लो कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, क्योंकि एलसीआर में ही आता है। ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है फॉर्म फैक्टर का आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, देखो ये लर्निंग याद वाली चीजें हैं, अपॉन में एवरेज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल। अभी लिखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो भाई आईआरएमएस करंट, हाफ साइकिल में करंट कितना होता है बताओ, एवरेज करंट कितना होता है भाई, एवरेज वैल्यू है ना करंट की, तो आई एवरेज कितना होता है 2I0/पाई, टोटल तो 0 होगा कंप्लीट साइकिल के लिए, आधी साइकिल के लिए 2I0/पाई, तो यहाँ पे लिख दो 2I0/पाई। तो हो सकता है एलसीआर सर्किट के लिए फॉर्म फैक्टर भी पूछ रहे, तो फॉर्म फैक्टर हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, दिस विल बी योर फॉर्म फैक्टर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्म फैक्टर पूछ ले वोल्टेज की टर्म्स में तो वोल्टेज में भी निकाल दोगे, वोल्टेज के टर्म्स में क्या हो जाएगा VRMS अपॉन 2V0/पाई, करेक्ट? ये तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज है। बताओ, ठीक है बेटा, ये एक और टर्म थी फॉर्म फैक्टर, तो यहाँ पे हमने फॉर्म फैक्टर डिफाइन कर दिया। अब मेरे को बताओ कि हमने कल पढ़ा था शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस किन चीजों पर डिपेंड करेगी बताओ? थ्योरी के लिए पढ़ रहे हैं ये सब, थ्योरी में पूछा जा सकता है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस किस किस चीज पर डिपेंड कर सकती है? पहला ए पॉइंट बताओ जल्दी, अगर Q इज लार्ज, अगर Q फैक्टर लार्ज होगा तो शार्पनेस क्या रहेगी रेजोनेंस की, लो या स्मॉल? इफ Q फैक्टर इज लार्ज, भाई अगर Q लार्ज है, Q लार्ज का मतलब कब होगा Q लार्ज, जब R
स्मॉल होगा, कम होगा। और आर कम होगा तो शार्पनेस ऑलरेडी क्या होगी, ज्यादा। हाँ, इफ क्यू इज लार्ज, आर इज स्मॉल, देन sharpness of resonance is, then resonance is sharp, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। then resonance is sharp। कल अगर जिन बच्चों ने 2025 का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, पहला पीवाई की उसी वही है जो हमने क्लास में डिक्टो पढ़ा है, राइट। एज इट इज सेम नहीं था जो क्लास में हमने पढ़ा था, बिल्कुल वही थ्योरी उठ के आ गई हो, अगर तुमने देखा हो तो, जिन जिन बच्चों ने सॉल्व किया होगा, एग्जैक्टली सेम थ्योरी। तो यहाँ पर जो एक एक लाइन लिखवाई जाती है ना, जरूरी नहीं है कि तुम्हें लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम में वहां एक लाइन उठ के आ जाएगी। तो अगर क्यू लार्ज है, आर स्मॉल है, तो रेजोनेंस क्या होगा, रेजोनेंस इज शार्प। तो हमारे रेजोनेंस जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, शार्प रेजोनेंस मिलेगा। अगर क्यू स्मॉल है तो क्या होगा, इफ क्यू इज स्मॉल, जरूरी नहीं है तुम्हें रेजिस्टेंस से पूछे, वो जेई है, हर जेई अगर तुम्हें डायरेक्टली पूछेगा कि रेजिस्टेंस स्मॉल है तो रेजोनेंस का क्या होगा, तो वो बोर्ड्स थोड़ी है, वो तुम्हें रिलेट कराएगा क्यू फैक्टर के साथ, कि अगर क्यू फैक्टर को लार्ज रखेंगे तो शार्पनेस के साथ क्या होगा। भाई आर से तो तुम्हारे बोर्ड्स में पूछा जाएगा। अब अगर क्यू इज स्मॉल, देन रेजोनेंस क्या हो जाएगा भाई, रेजोनेंस इज फ्लैट, फ्लैट रेजोनेंस आएगा, ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा भाई, शार्पनेस ऐसे ही वाला होगा। अगर ये तुम्हारा आई है और यहाँ पर हमारा ओमेगा है, करेक्ट। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम बहुत ज्यादा कर दोगे तो फ्लैट का मतलब कैसा, ऐसा चला जाएगा ग्राफ, ऐसे। तो ये तुम्हारा शार्पनेस दिखा रहा है और ये हमें दिखा रहा है फ्लैट, करेक्ट। और बताओ बैंडविड्थ के साथ कैसे रिलेट करोगे शार्पनेस को, बताओ। अगर बैंडविड्थ को बढ़ाएंगे तो शार्पनेस के साथ क्या होगा। अब देखो बैंडविड्थ का फॉर्मूला हमने देख लिया, क्या था फॉर्मूला, आर बाय एल। अब क्या कह रहे हैं, अगर हम बैंडविड्थ को, फॉर्मूला ये है कि बैंडविड्थ और रेजोनेंस के बीच में रिलेशन निकालो, क्या निकलेगा बताओ। मैम शार्पनेस कम होगी अगर बैंडविड्थ बढ़ेगा। हाँ, अगर बैंडविड्थ बढ़ रहा है इसका मतलब तुम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो और इंडक्टर को कम कर रहे हो, तो तब तुम्हारा बैंडविड्थ बढ़ रहा है। तो बैंडविड्थ बढ़ रहा है वो उल्टा काम कर रहा है ना शार्पनेस के, राइट। शार्पनेस के उल्टा काम चल रहा है। तो यहां से तुम डायरेक्ट लिख सकते हो बैंडविड्थ क्या होगी, या फिर लिख लो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस is inversely proportional to proportional to bandwidth, ठीक है। ये लो, एक भी थ्योरी का पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। तो शार्पनेस जो है बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एग्री कर रहे हैं सब। की पॉइंट रेजिस्टेंस में अगर डायरेक्ट अगर पूछ भी लेते हैं तो याद रखना कि अगर हमें शार्प चाहिए अपना रेजोनेंस तो हमें आर को स्मॉल रखना पड़ेगा, आर शुड बी स्मॉल। एक लाइन में कहें तो ये ही है सारा सार कि आर रेजिस्टेंस देख लो कि रेजिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, और हमें अगर शार्पनेस चाहिए तो रेजिस्टेंस शुड बी फॉर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसके बाहर तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बोलो, ट्रांसफार्मर हमने पढ़ ही लिया था बेटा, राइट। फिर भी हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर में क्या पढ़ा था, क्योंकि ट्रांसफार्मर की भी डिपेंडेंसी रह गई है। ट्रांसफार्मर एक सर्किट बनाया था ट्रांसफार्मर में मैंने कुछ, ये तुम्हारी आयरन कोर्स थी, इनके काम देख लेंगे अब, ठीक है। यहाँ पर आप इनपुट दोगे और वहां पर आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। ई आउट क्या रिलेशन निकल के आया था बेटा,
क्या रिलेशन निकल के आया था? एक था हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफर। देखो बचा कुचा ही पढ़ रहे हैं आज, ऐसा नहीं है कि सिलेबस हुआ नहीं है, ये चैप्टर कंप्लीट है, बट जो जो तुम्हारी थ्योरी वाले पार्ट्स रह गए हैं वो हम आज कवर करेंगे। स्टेप अप ट्रांसफर में क्या होता है, ये हमारी प्राइमरी कॉइल होगी बेटा, ये सेकेंडरी कॉइल होगी। समृति का ये बताओ कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है ट्रांसफार्मर का, कराया है? हाँ जल्दी बताओ। म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका प्रिंसिपल रहता है कि हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में हमने एसी वोल्टेज दे रखी है, तो एसी वोल्टेज खुद टाइम डिपेंडेंट है, तो जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होती रहेगी फ्लक्स चेंज होता रहेगा। सारा फ्लक्स हमने आयरन कोर के थ्रू इस सेकेंडरी कॉइल से लिंक करा दिया, तो सेकेंडरी कॉइल में अपने आप क्या जनरेट होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगी और वो ईएमएफ हमें आउटपुट में मिल जाएगी, यही चीज है। लेकिन मान लेते हैं कि ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स है और यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है एनएस। तो बताओ अगर स्टेप अप करना है तो किसके कॉइल ज्यादा रखने हैं, बताओ? सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स। सेकेंडरी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब है हमें वी नॉट जो ई आउटपुट है वो ज्यादा चाहिए ई इन से, ठीक है, वोल्टेज। तो हमें किसका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना पड़ेगा, एनएस का। तो इस केस में क्या होगा भाई, एनएस तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनपी। बताओ सही है? यस। हाँ तो यही था। यहाँ पे बताओ अगर ई एस अपॉन ई प्राइमरी लिखना है तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली? डायरेक्टली देखा था, एनएस अपॉन एनपी। करंट के साथ क्या था भाई, करंट के साथ हमने देखा था कि यहाँ पर जो होता है आइडियल ट्रांसफार्मर लेके चलते हैं जिस केस में 99% तक तुम्हारी पावर जो है कंजर्व रहेगी। इसका मतलब पावर यहाँ पर जितना इनपुट का है उतना ही आउटपुट पर तुम्हें पावर मिल जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इनपुट पे आईपी करंट होगा, पावर आई ईपी वाली होगी, आउटपुट पर कौन सा करंट मिलेगा भाई, सेकेंडरी करंट आईएस से दिखाएंगे। ये तुम्हारी सेकेंडरी वोल्टेज, तो देख लो यहाँ पे करंट क्या हो गया भाई, इनवर्सली आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक चीज यहाँ पे लिख जाओगे तुम, आईपी अपॉन आई, ये तीन यहाँ पर एक ये फॉर्मूला आता है अपना ट्रांसफर, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इफिशियंसी की। इफिशियंसी कैसे निकालोगे किसी भी ट्रांसफॉर्मर की? इफिशियंसी भाई इनपुट अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट, यही होता है कि पावर ऑब्टेन्ड कितनी हुई, यस मैम। अपॉन पावर अप्लाइड, ये पावर गिवन कुछ भी लिख दो, अप्लाइड, और पी आउट अपॉन पी इन, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 से कर देना, ये तुम्हारी इफिशियंसी आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो अभी थ्योरी है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स इतने पे ही आते हैं, इनपुट अपॉन आउटपुट पावर। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो दे देगा कि 90% वर्क कर रहा है, 99% वर्क कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। फॉर्मूला यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा तुम्हारा, पी आउट किसके बराबर हो जाएगा, इफिशियंसी टाइम्स ऑफ पी, ठीक है। तो जितनी इफिशियंसी होगी उतने टाइम्स तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा। अब मेरे को बताओ एनर्जी लॉस कहाँ कहाँ होगा, बताओ, वेयर शुड बी द एनर्जी लॉस? फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज। हाँ देखो ये जो तुमने ये लिंक किया है ना फ्लक्स ड्यू टू दीज, ये जो वायर्स लगी हुई हैं इन वायर्स से तुमने फ्लक्स को लिंक किया है ना, ये जो वायर्स हैं इनके थ्रू सारा फ्लक्स लिंक कर रहे हो सेकेंडरी कॉइल में, लेकिन 100% तो फ्लक्स लिंक नहीं कर पाओगे, करेक्ट। 100% तो हम प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स का लिंकअप कराया है वो 100% नहीं होगा, तो देयर इज सम लॉस।
तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि फ्लक्स का लीकेज हुआ है, राइट। और मैम जिस वायर से हमने बाइंडिंग करी है उसका रेजिस्टेंस। फ्लक्स लीकेज ड्यू टू पुअर लिंकिंग, ठीक है। ये जो तुमने बीच में इस तुम्हें जो रेक्टेंगल टाइप्स का दिख रहा है, ये रेक्टेंगल टाइप की तुम्हारी बाइंडिंग है, ठीक है। बाइंडिंग करी हुई है हमने कि प्राइमरी को सेकेंडरी से जोड़ा गया है, तो यानी यहां से कुछ ना कुछ फ्लक्स का लीकेज हो जाएगा। दूसरा सेकेंडरी बोलो बेटा। मैम जिससे हमने बाइंडिंग करी वायर से उसके रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो तुमने लगाया है आयरन का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, यानी गुड कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी गुड कंडक्टर होना चाहिए, तो आयरन कॉपर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इनकी रेजिस्टेंस की वजह से भी देयर सम कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो सेकंड क्या लिखोगे, लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल्स के जो रेजिस्टेंस है उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ लॉस होगा। और बताओ, एडी करंट की वजह से, देखो एडी करंट सिलेबस, मेरी बात सुनो, एडी करंट सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो एडी करंट की वजह से भी होगा। हाँ मैम एडी करंट वही होता है ना जब मैग्नेटिक फील्ड के आने पे मैम ईएमएफ चेंज को रोकता है। हाँ करेक्ट। तो एडी करंट की वजह से क्या होगा, देयर कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो एडी करंट की वजह से होगा लॉस, ठीक है। और बताओ, हिस्टेरेसिस कर्व पहले था सिलेबस में, अब हिस्टेरेसिस कर्व भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये सारे सिलेबस एक बार बता दोगे? तुम्हारे साथ शेयर होगा ना ऑलरेडी नया सिलेबस, ठीक है। तो अपना ये 4 लॉस होंगे इस ट्रांसफॉर्मर। अब यूसेज ट्रांसफॉर्मर के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये थ्योरी है बट याद करके जानी है, पेपर में कुछ नहीं पता होता जेई का, अजम्पशन रीजनिंग में कुछ भी डाल के पूछ लेता है। बताओ भाई कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो ट्रांसफॉर्मर को, यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। चार्जर में भी होता है। हाँ हर डिवाइस में होता है, वोल्टेज को कम या फिर ज्यादा करने के लिए। हाँ देखो, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड इन, मतलब जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए यूज होते हैं वो टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन और रेडियोग्राफी। इम्पीडेंस मैचिंग बहुत बहुत यूज है भाई, ये पढ़ने पड़ेंगे बट ठीक है, ये याद रखना। ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन इम्पीडेंस मैचिंग, ठीक है। और कहाँ पे यूज कर सकते हो, रेडियो कम्युनिकेशन में तो यूज होता ही है। इम्पीडेंस मैचिंग, हाँ इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेप अप स्टेप डाउन का तो कहाँ सबसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं, है ना। टू डिक्रीज एनर्जी लॉस। हाँ इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं भाई, रेडियो, टेलीफोन, ये तो जनरल है, ये तो तुम देखते ही बता दोगे, ठीक है। तो yes. बस इतना ही है तुम्हारा ये चैप्टर, यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक दो टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि जो कुछ बच गया, जैसे एडमिटेंस, ससेप्टेंस। देखो ये लास्ट ईयर मैंने नहीं कराया था ये यूजेस वगैरह, बट अब पेपर को देख के जब लग रहा है हो सकता है कि आ सकते हैं। ससेप्टेंस और कंडक्टेंस, ठीक है। एडमिटेंस क्या होता है, थ्योरी का है सारा, कोई सवाल कुछ नहीं आते। एडमिटेंस बेटा क्या होता है, तुम्हारे इम्पीडेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यानी अभी तो इम्पीडेंस पढ़ते आए हो Z, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एडमिटेंस। बस यूनिट क्या हो जाएगी इसका, ओम इनवर्स, खत्म। दूसरा ससेप्टेंस,
क्या होगा? ससेप्टेंस किसका रेसिप्रोकल होगा भाई? रिएक्टेंस का। ठीक है, कौन से रिएक्टेंस? 1/XL भी हो सकता है और 1/XC भी हो सकता है, दोनों। करेक्ट। तो यानी ये हो गए तुम्हारे ससेप्टेंस। तो एक बनेगा इंडक्टिव ससेप्टेंस और एक बनेगा तुम्हारा कैपेसिटिव ससेप्टेंस। यूनिट क्या होगी इसकी, बताओ? ओम इनवर्स। इसकी भी ओम इनवर्स। देख लो। ठीक है, तो बस शब्द ऐसे हैं जो सुने थोड़े अजीब लग रहे हैं, बल्कि पढ़ा तुमने सारा ये। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा बताओ? कंडक्टेंस तो तुम पढ़ ही चुके हो, जीप से नोट करते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा 1/R। यस मैम, 1/R। ये हो गया। बाकी के बच्चे सो रहे हैं क्या आज क्लास में? जैसे आज मेरी शांति क्लास। बस यही था जो बचा कुचा कुछ रह गया था, बाकी तो हमने सब कवर कर ही लिया है। यस, शार्पनेस ऑफ रेजिडेंस हो गया हमारा, बैंडविड्थ हमने पढ़ लिया, फॉर्मूला निकाल लिया, पावर पढ़ ली, लॉसेस पढ़ लिए। देखो यहाँ पर अगर मुझे इस वाले फॉर्मूले में इम्पीडेंस और ऐड करना हो, हमने करंट लिख लिया, वोल्टेज लिख लिया, नंबर ऑफ टर्न्स लिख लिया। अब मेरे को अगर वोल्टेज के टर्म्स में लिखना हो कि मान लो मेरे पास इम्पीडेंस जो है इस कॉइल, प्राइमरी कॉइल का, वो है ZP और सेकेंडरी कॉइल का है ZS। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा भाई कॉइल्स का इन टर्म्स ऑफ दिस? यहाँ पर बनेगा बेटा अंडर रूट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तुम्हारे वोल्टेजेस के, तो यानी ZS अपॉन ZP। Z क्या है तुम्हारा? Z इज इम्पीडेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। ये एक टर्म और ऐड करा दी। अब तो क्या ही आएगा, ये यहाँ तक याद करिए। अगर इम्पीडेंस के टर्म्स में आ जाता है तो इम्पीडेंस के टर्म्स में भी हम निकाल देंगे क्या? ये तो वैसे पावर में भी निकाल देते भाई। पावर को जब तुम V स्क्वायर इंटू R लिखोगे, V²/R लिखोगे, ठीक है, तो वहां से जब रेशो निकालोगे तो वो रूट में ही आएगा इम्पीडेंस का। तो इसलिए यहाँ पर अंडर रूट के टर्म्स में तुम्हारा बनेगा इम्पीडेंस। ठीक है, तो 4 रेशोज आएंगे, तो चारों रेशोज याद होनी चाहिए। अब हम PYQs लगा ले। PYQs देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है उनके जैसे क्वेश्चंस। हाँ जी, मैम एक बारी फॉर्म फैक्टर बता देना दोबारा। फॉर्म फैक्टर तो रेशियो है तुम्हारा। ये पूरी एक साइकिल की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करें तो उस सर्किट में फॉर्म फैक्टर क्या मिलेगा? RMS वैल्यू लिख दो। अगर करंट की पूछी तो करंट की, अगर वोल्टेज के लिए पूछा है तो वोल्टेज का। अपॉन में हाफ साइकिल का लिखना है। देखो पूरी साइकिल का लिख नहीं सकते क्योंकि पूरी साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर 0 ही हो जाएगा तो कंप्लीट साइकिल के लिए फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा? 1/0, इनफाइनाइट। करेक्ट। तो यहाँ पर कितना बनेगा ये? RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, तो एवरेज हाफ के ही लिए लेती है। तो फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चंस लगा ले अब, कर ली थ्योरी बहुत।
ठीक है, जब सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो वहां पे फॉर्म फैक्टर पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ाया जाता है, तो डोंट। ठीक है, अभी इसके लिए फॉर्म फैक्टर इतना ही रहेगा। ये तुम्हारा कुछ वेव फॉर्म वगैरह कैसे बनती है, उनकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर, वो बताता है तुम्हारा फॉर्म फैक्टर। मान लो हमारे पास ये वोल्टेज दे दी, ये वोल्टेज है, तो उस वोल्टेज का जो वेव फॉर्म बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो बताता है ये। तो उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। ओके, मूव अहेड। ये 2025 का, 24 का होमवर्क में मिलेगा, 23 का हम सॉल्व करेंगे यहाँ बैठ के। पहले 25 की बात करते हैं, जो मैं ऑलरेडी तुम्हें सॉल्व करने के लिए दे चुकी हूँ। एक एक क्वेश्चन से चलेंगे। तुम बताना कि 2025 का जो भी पेपर है कुछ ऐसा रहा है कि जो हमने ना पढ़ा हो क्लास में या छूट गया हो। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बताओ बेटा, फर्स्ट पढ़ा है हमने, पहला क्वेश्चन पढ़ो। मुझे पता है आधे से बच्चों ने तो देखा भी नहीं होगा। पढ़ो, क्या कह रहे हैं। मैम ये फ्लोरोसेंट मरकरी ट्यूब क्या है? हाँ, मैम फ्लोरोसेंट मरकरी ट्यूब फिटिंग। अरे CFLs होती हैं, इनमें मरकरी तो होती है। मरकरी, ये बोल रहे हैं कि एक ओके मरकरी का CFL है जो मरकरी की है, उसमें मरकरी फिल है। तो ये कह रहा है कि चोक कॉइल इज सिंपली अ कॉइल हैविंग लार्ज इंडक्टेंस बट स्मॉल रेजिस्टेंस। ट्रू है कि फॉल्स है ये लाइन? मैम ट्रू है। ट्रू है। अब कह रहा है कि चोक कॉइल को यूज किया जाता है कि हाउस होल्ड में जो इलेक्ट्रिकल पावर्स आती हैं, अगर हम डायरेक्टली उनको मरकरी ट्यूब से कनेक्ट कर दे तो शायद वो डैमेज हो सकती है। ट्रू है या फॉल्स है? मैम ट्रू ट्रू है, है। कल ही पढ़ा था। तो असर्शन तो अपना ट्रू हो गया। हमने देखो कल यही लाइन मैंने तुम्हें समझा के पढ़ाई, और मैंने जब ये तुम्हारा ये आज मैंने देखा है कि अरे वाह, ये तो डायरेक्ट ही उठ के आ गया। फिर रीजन देखो क्या है। By using the choke coil, the voltage across the tube is reduced by a factor this. ये क्या है भाई? R अपॉन Z क्या होता है ये? R by Z, R by Z is what? पावर फैक्टर। ये R by Z पावर फैक्टर है ना? यस मैम। तो कल यही बताया था कि चोक कॉइल R by Z यानी उस पावर फैक्टर से हमने निकाला था। प्योर रेजिस्टेंस अगर लगाते हैं तो वहां पर पावर फैक्टर cos phi 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इंडक्टर का यूज कर सकते हैं। तो सारा यहाँ पर काम है L पर। ठीक है, इम्पिडेंस को क्या रखना है? इम्पिडेंस को हाई रखना है, बट R को नहीं बढ़ा सकते। तो क्या बढ़ाना पड़ेगा भाई? L बढ़ाना पड़ेगा। ये कल हमने सीखा था। तो बिल्कुल ये भी एकदम ठीक है, ये वाली लाइन भी एकदम सही लिखी है। अब कह रहा है चॉक कॉइल वर नॉट, इफ चॉक कॉइल को अगर यूज नहीं करेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर शुड बी द सेम एज वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, तो बताओ इनमें से क्या ऑप्शन तुम्हारा सही लग रहा है तुम्हें? मैम विच ऑप्शन ऑप्शन? बी। ऑप्शन नंबर बी। देख, एक एक लाइन वही उठ के आ गई जो समझाया था क्वेश्चन नंबर। तो थ्योरी को भी हल्के में मत लेना। ये वाला हम कर लेंगे। RMS करंट निकालना सिखाया है, बहुत आराम से कर लोगे। शायद क्लास का ही क्वेश्चन है ये, तो क्लास में ही किया था। यस। हाँ भाई, ये तो क्लास में ही कराया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। कर LCR सर्किट का है ये, ओमेगा पूछा है, रेजिस्टेंस दिया है, कैपेसिटर ये रहा, इंडक्टर ये रहा। कह रहा है मैक्सिमम करंट। भाई कब मिलता है मैक्सिमम करंट? कब मिलता है? रेजोनेंस कंडीशन पे, यानी ओमेगा XC किसके बराबर होगा? यहाँ पे XL के बराबर होगा। तो क्या हम ओमेगा नहीं निकाल सकते इस केस में? बहुत आराम से निकाल लेंगे। L की वैल्यू की मैंने, C की वैल्यू की मैंने। देख लो कितना इजी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्या कह रहा है? द करंट एम्पलीट्यूड ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज आई नॉट। ये भाई पीक करंट दिया हुआ है तुम्हें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। अब बोल रहा है कि इफ द रेजिस्टेंस R बिकेम ट्वाइस, अगर रेजिस्टेंस को दुगना कर दो ऑफ इट इनिशियल वैल्यू देन द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस। इससे आसान क्वेश्चन मिल सकता है? एट रेजोनेंस भी पूछ लिया उसने, क्या हो जाएगा बताओ? रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है? मैम थर्ड ऑप्शन। हाँ, करंट किसके बराबर हो जाता है भाई?
वी नॉट अपॉन जेड इक्वल्स टू आर, पहले ये था। अब कह रहा है कि अब रेजोनेंस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस हमने डबल कर दिया, तो करंट भी क्या हो जाएगा भाई, हम हाफ हो जाए। आधा। बस देख लो, तो ये 2024-25 का सवाल है ये, ठीक है, ये लो कर लिया। इसके बाद चलते हैं, electric bulb rated as this is connected to an AC source of RMS voltage. The peak value of current through the bulb. कैसे निकालोगे? मैम आई क्या कुछ फॉर्मूला आई यूज नॉट करेंगे अपॉन भाई रूट पावर टू। का? VRMS IRMS पावर, यही है। वोल्टेज गिवन है 220, पीक करंट पूछ रहा है, तो देखो करंट पीक कब होगा, अच्छा पीक वैल्यू पूछ रहा है तो IRMS निकाल सकते हैं, पहले IRMS निकाल लो, VRMS अपॉन पावर। मैम पावर अपॉन होगा ना। हाँ ठीक है, सॉल्व करो, फिर IRMS के बाद पीक निकाल लेना, वोल्टेज आएगा। फिर पी तुम्हारा करंट IRMS में कैसे रिलेट करोगे, आई नॉट बाय रूट टू से, फिर उसमें IRMS निकालने के बाद रूट टू से डिवाइड कर, आई नॉट क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू IRMS। पावर गिवन है भाई तुम्हें 100, आ जाएगा, ये भी आंसर कर लोगे। यस मैम। इजी वन, बहुत इजी है भाई, इससे सस्ता, इससे इजी सवाल क्या ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रीक्वेंसी पूछा है देखो, और RMS करंट निकाल लोगे। RMS करंट ये वाला कौन सा करंट होगा भाई, 100√2, ये कौन सा करंट है, आई नॉट, ये आई नॉट है ना। IRMS Yes, क्या ma'am. होता है, आई नॉट का √2। हम ऑप्शन 3। तो मैं वही तो अगर मैं कह रही हूँ कि अगर आप हर चैप्टर के बेसिक भी करके जाओ ना, मतलब जो तुम्हें चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, जैसे बच्चों को रोटेशनल बहुत डिफिकल्ट लगता है, कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाओ, उसके बेसिक फॉर्मूला पढ़ के जाओ, हो सकता है मैम ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए थे ना इसके। एलिमिनेट है मतलब, मैम एक ही ऑप्शन में था 100 हाँ एम्पियर वाला। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए हो सकता है कि तुम अगर गिनती के 10 चैप्टर ही पढ़ के जाओ, मान लो उन 10 चैप्टर में से 4 चैप्टर के डिफिकल्टी क्वेश्चन आ जाए, फिर क्या करोगे, और जो चैप्टर तुम छोड़ के जा रहे हो उनके आसान आ जाए, मतलब उस दिन तो फिर यही कहोगे मैम सबसे बुरा दिन वही था, है ना। तो इसीलिए इसमें फिर देखो, फिर RMS वैल्यू पूछ ली, RMS वैल्यू निकालो करंट की, क्या निकाल देंगे, कैसे निकालोगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ होने तो इसकी शायद सॉल्व करके भेज भी दिया था। निकाल लोगे भाई, पहले इसका स्केयर करना है, फिर मीन करना है, फिर रूट करना है, कर लोगे स्केयर फिर मीन और फिर लास्ट में इसका, बहुत आसान। मैम एक बार करवा दो तो वाला क्वेश्चन। फोर्थ की थर्ड, ये इसमें तो भाई कैलकुलेशन, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है, पहले इसका स्केयर करो पूरे टर्म का। भाई फॉर्म RMS निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहले एवरेज कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड,
बस ये फॉर्मूला लगाना, लगाते जाओ। आई की वैल्यू यहाँ पे आई स्क्वायर रखना बस, उसके बाद एवरेज ले लेना इन चीजों का, ठीक है। ट्राई करना है इसको, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। फोर्थ और फिफ्थ बताओ। देखो फोर्थ बताओ, फिफ्थ तो थोड़ा सा है डिफिकल्ट टाइप। फोर्थ हो जाएगा, इंडक्टर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस सॉरी द एन इंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, एक कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 50 ओम। ठीक है, डायरेक्ट ही दे दिया मतलब तुम्हें वैल्यूज। एसी सोर्स 10 वोल्ट इतना है, एवरेज पावर डिसिपेटेड पूछा है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई? डायरेक्ट तुम्हें ये एक्सएल और एक्सी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये 100 ओम 50 ओम है ना, ये डायरेक्ट एक्सएल और एक्सी दिया हुआ है। करो इस वाले क्वेश्चन को। क्या फॉर्मूला था एवरेज पावर का? I square RMS into R. VRMS IRMS और एक इंटू कॉस फाइव है ना, और एक V0 I0 बाई 2 इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव तो आराम से निकाल लोगे। देखो यहाँ पर कैपेसिटेंस एक्सएल और ओमेगा सी बराबर है, 50-50। कौन सी कंडीशन बन रही है ये? रेजोनेंस ही तो बन रही है, बराबर ही है, ये बराबर ही है सारे। कॉस फाइव होता है हमारा R बाय जेड, यहाँ जेड भी R ही होगा, तो कॉस फाइव तो बन आ गया। एवरेज पावर VRMS IRMS हो जाएगी सीधी। करंट कितना हो जाएगा भाई? पीक करंट निकाल लो, V0 अपॉन R। V0 तो V0 है ही, गिवन है 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? 50। V0 कितना रहेगा भाई सर्किट का? V0 10 है ही, हो जाएगा। इतना सोच में पड़ गए, क्या करना है? क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बोलो। राहुल क्या आंसर आ रहा है? भाई तुम तो सो जाओ। फोर्थ का ऑप्शन 1। ये एवरेज पावर पूछी कि पावर फैक्टर पूछा है? पावर फैक्टर तो 1 आ रहा है फोर्थ का। ये पावर फैक्टर पूछा होगा फिर। अगर एवरेज पावर भी पूछा है तो कोई नहीं, तुम्हें करना क्या है? V0 I0 बाई 2 करना है। V0 तुमने निकाल ही लिया 10, I0 तुमने 10/50 निकाल लिया, अपॉन में 2 कितना आ जाए? अच्छा ये भी एक ही आ गया है ना।
100/100, ये भी 1 ही आ गया भाई। देख लो ये क्वेश्चन कितना इजी है। फिफ्थ वाला बताओ, फिफ्थ वाला कैसा लगा क्वेश्चन? फिफ्थ वाला बना बेटा किसी से? देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन बता देती हूँ मैं क्या कह रहा है। इसमें आर की वैल्यू दी हुई है 100 किलो ओम, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 100 पिको फेराड, ठीक है। अब ये बता रहा है कि यहाँ पर जो पॉइंट है, मान लो ए, यहाँ पर एक पॉइंट है अपना बी, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इस वी इन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच में जो फेस डिफरेंस आ रहा है ना, वो 90 डिग्री का आ रहा है। यानी वी इन एंड फेस डिफरेंस इज 90 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है इनपुट फ्रीक्वेंसी ओमेगा बताओ। ओमेगा पूछा है, कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं? देखो आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में आर और सी के बीच में वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। ट्राई करो एक बार, पलक को भी डाउट था इस क्वेश्चन। इसके अलावा और किसी ने डाउट नहीं पूछा? तो जिसने डाउट नहीं पूछा एक बार हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या अप्रोच लगाई है क्लास में। मैम मैंने भी पूछा। आज मेरे को किसने डीपीपी सॉल्व करके दी है इसकी? संदीप ने दी थी। संदीप बताएगा। संदीप बताओ नहीं हुआ, क्या किया बेटा? नहीं हुआ था। हाँ अच्छा, ये फिर तुमने पूछा क्यों नहीं? वो आप बता देते बाद में किसी। क्यों, मैं क्यों बताती? अच्छा तुमने पलक का मैसेज पढ़ लिया, ठीक है, तो कष्ट नहीं किया। अब देखो एक बच्चे के लिए तो हो सकता है कि मैं स्किप भी कर दूं, कभी कोई क्वेश्चन हो तो एक बच्चे के लिए तो हम हो सकता है कि स्किप भी कर दें, या फिर मैं पलक को ऐसे ही पर्सनली बता दूं। अगर तुम्हें भी नहीं आ रहा तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। एक दूसरा भेजा था प्रिंस ने। प्रिंस क्या किया बेटा, जल्दी बोलो। मैम ये दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी। अच्छा फिर क्या हो जाएगा? हम जिसमें कराया मैम अभी 2 मिनट। हाँ मैं तो करा ही रही, ठीक है। आओ हम देखते हैं कि क्या होगा। देखो हमारे पास मान लेते हैं दोनों आरसी सर्किट हैं, दोनों के अक्रॉस यहाँ रेजिस्टेंस हमारे पास सेम होगा। अगर मैं इम्पीडेंस की बात करूं तो इस ब्रांच के अक्रॉस भी इम्पीडेंस सेम है, और नाम दे देते हैं ए बी ब्रांच और ये अपनी सी डी ब्रांच। तो देखो दोनों ब्रांच के अक्रॉस इम्पीडेंस सेम है, आरसी ब्रांच है। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो इसका मतलब दोनों वाली ब्रांच से करंट भी कैसा पास करेगा भाई? दोनों ब्रांच से करंट भी सेम पास करेगा, राइट। जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ से पास करेगा, क्योंकि जेड भी सेम है और वोल्टेज भी सेम है, ठीक है भाई। यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, उसको इन्होंने वीए नाम दिया है। तो देखो यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा भाई? एक्सी वाला। कि यहाँ पर अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आया वीसी वाला, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा आर वाला, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी आर। यानी ये जो ए और बी है ये किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है? कि यहाँ पर वीसी और वी आर जो बना है इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है, ठीक है, वीसी और वी आर का फेज डिफरेंस, यही पूछा है। अगर हम अपने सर्किट की बात करें तो हम बनाते हैं आरसी सर्किट में ऐसे, ये वी नॉट आर है और यहाँ क्या बनता है,
अपना सॉरी कैपेसिटेंस है ना, तो कैपेसिटेंस तो नीचे बनेगा। ये बना अपना वी नॉट सी। यहाँ अपना बनता है कौन सी वोल्टेज, वी इन बनती है ना यहाँ पे, जो हमारे सर्किट की वोल्टेज होती है। कितना फेज डिफरेंस होता है इसके बीच में, फाई का, करेक्ट, फाई का फेज डिफरेंस होगा। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वीसी और वीआर के बीच का फेज डिफरेंस कितना है। यहाँ पर मैं वीए को क्या लिख सकती हूँ भाई, देखो वीए माइनस वीबी लिखा हुआ है, मैं वीए को क्या लिख दूं, वीसी लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। वीबी को मैं क्या लिख दूं, यहाँ से वी आर लिख दूं। बताओ बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैम ये वी आर और वी सी इधर और इधर नहीं हो सकते थे? कैसे, मैम अपनी अपोजिट पोजीशन पे नहीं हो सकते थे वी सी और वी आर? हाँ अपोजिट पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत थोड़ी होगा, वो उसका फिर फेस चेंज हो जाएगा, साइन ही तो चेंज होगा उसका। देखो अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ही पोटेंशियल ड्रॉप इस वाले आर के अक्रॉस होगा। इस सी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही इस सी के अक्रॉस भी होगा, क्योंकि सेम चीजें हैं सारी। अगर यहाँ पे तुम लिखना चाहो कि यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो वी आर है और यहाँ पर आप लिखना चाहो वो वीसी है, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी होगा, साइन ही तो चेंज होंगे बस। तो आप ए को लिख लो, क्या बनेगा यहाँ पे, ये हो गया मैम वी आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीबी के अक्रॉस हो गया, देखो वीसी के अक्रॉस, तो यहाँ लिख दो आप वीसी, कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख दिया वी आर माइनस वीसी। अब इसके अक्रॉस मुझे अब देखना है कि इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस बनेगा, ठीक है। देखो बेटा मैं इस वी आर को थोड़ा ऐसे लिख दूं, वी आर प्लस ऐसे वीसी, थोड़ा सा ऐसे करके लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया वी आर, जिसे हम लिख सकते हैं अपना वी ए। अब देखो ये माइनस वीसी है और हम कर भी रहे हैं प्लस, इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ ऊपर की तरफ ग्राफ को, देखो ये माइनस वीसी हो गया ना बेटा, अगर प्लस वीसी होता तो कहाँ बनना था इसका कर्व, नीचे 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 बनता, लेकिन ये माइनस साइन है तो हम इसका फेस चेंज करेंगे भाई। तो यहाँ पर अपना ये वी आर बना जो कि अपना वी ए है, और यहाँ बनेगा अपना वीसी, ठीक है, जो कि अपना वीबी है, ठीक है। तो यानी वी आर और वीसी के बीच में भी कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा। यहाँ पर वो हम मान लेते हैं कितना, यहाँ पर वो आया अपना 5, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये भी वी इन ही बनेगा, इनके बीच का फेज डिफरेंस, राइट, या बोल लो क्या बनेगा, वी ए माइनस वीबी बनेगा, राइट। देखो भाई यहाँ पर जो मैं ये रिजल्टेंट निकालूंगी वी ए और वीसी का या वी ए और वीबी का, क्या बनेगा ये रिजल्टेंट, वी आर जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो वी ए माइनस वीबी तो निकल के आएगा, बताओ। देखो यहाँ पर तुमने वीसी बनाया, ये वी आर लिखा तुमने अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इनका जब रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या बनेगा इन दोनों का रिजल्टेंट, भाई बनेगा तो यही ना, वी आर माइनस वीसी या वी ए माइनस वीबी, ये इनका रिजल्टेंट आया। अब तुम खुद देखो वी आर से तुम्हारा वी इन फाई नीचे है और वी आर से वी आर माइनस फाई ऊपर है, तो इन वी इन और वी ए माइनस वीबी का फेज डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है कि इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। तो वी ए और वीबी के बीच में कितना फेज डिफरेंस सेट होगा, बताओ, वी ए और वीबी के बीच में खुद कितना फेज डिफरेंस सेट होगा, किसमें किसमें, देखो 90 डिग्री तो गिवन है। हमने जब हमने आरसी सर्किट के अकॉर्डिंग देखा कि भाई वी नॉट आर वी नॉट सी में वी इन का यहाँ पर आता है, वी नॉट आर के नीचे एंगल बनता है 5, यहाँ जो एंगल 5 बन रहा है वी ए माइनस वीबी का अक्रॉस वी आर एंड वी सी, जो कि तुम्हारे ए और बी वाले वोल्टेजेस है जो यहाँ गिवन है, वहां पर तुम्हारा इस रेफरेंस लाइन के वी आर के ऊपर बन रहा है 5 एंगल। अब इन्होंने बताया है कि जो तुम्हारे ये रिजल्टेंट आ रहे हैं वी इन और यहाँ सेकंड ग्राफ से जो रिजल्टेंट आया है वी ए माइनस वीबी, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री किसके बराबर हुआ, कितने फाई के बराबर होगा ये 90,
टू फाइव के बराबर नहीं होगा। हाँ, 90 डिग्री 2 फाइव के बराबर है ना। मैम 2 फाइव कैसे है? देखो, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ, इन दोनों को एक में ही बना के देखते हैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा V नॉट R है यहाँ पे, ये तुम्हारा आगे मैम समझ। यहाँ पर VC है। आ गया समझ? एक सेकंड में Yes, बनाने ma'am, से आ गया। पहले ही समझ में आ जाता है इसे। ठीक है, यहाँ पर अपना यहाँ पर अपना V नॉट C होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर होगा VR। ठीक है, ये भी फाई है बट ये V इन है, सॉरी नॉट V इन, ये क्या है, ये VAB है ना, VA माइनस VB। और यहाँ आया V इन, ये भी फाई है, तो ये 2 फाई हो गया ना। और हमें VA माइनस VB और V इन का कितना दिया हुआ है एंगल, 90 डिग्री दिया है ना। यस मैम। ये गिवन है। VA माइनस VB और V इन जो है 90 डिग्री पर है, तो इस अकॉर्डिंग टू हमारे यहाँ पर सवाल के ये कितना आ गया, 2 फाई आ गया ना। तो इसका मतलब फाई कितना आया, 45 डिग्री। अब समझ आ गया कि ये 45 डिग्री आ गया। तो हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया कि हमारे की वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होने वाला है। तो अपना 10 फाई याद करो भाई, 10 फाई किसके बराबर होता था RC सर्किट में, जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर, ये रहा यहाँ पर तुम्हारा R हो जाएगा, यहाँ पर XC हो जाएगा, तो XC बाय R हो जाएगा कि नहीं। यस मैम। 10 फाई, फाई की वैल्यू 45 डिग्री है, तो XC इक्वल्स टू R हो गया, R X इक्वल टू R। 1 बाय ओमेगा C हो गया। अब तुम्हारे पास ओमेगा ही निकालना है, R और C की वैल्यू है 1 बाय ओमेगा के बराबर आ जाएगी। चलो, अब क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्या करना था। देखो ये तो था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बस कर सकते थे, पर हो सकता है कि एग्जाम के टाइमिंग में ना इतना सोच पाए, थोड़ा ग्राफ ही बनाने थे, बस ग्राफ बना के देखने थे। सुमित समझ आया बेटा? यस मैम। क्या समझ आया? वही क्या कहते हैं, जो फेज डिफरेंस है वो 45 है। 45 डिग्री आया कैसे, ये पता चला ना। 45 कैसे बना यस मैम। कि दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ड्रॉप होगा, सी के अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम ड्रॉप होगा। तो एक के अक्रॉस हम ये VA है, ये कौन सा पोटेंशियल है, ये VC वाला मान लो, सॉरी हमने कौन सा माना है, R वाला, तो ये R वाला पोटेंशियल ड्रॉप है भाई। अगर मैं तुम्हें DC सर्किट से समझाऊं, एक बार DC से देखो। मेरे पास एक ये वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया एक 5 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ मैं लेती हूँ 2 ओम का। ठीक है बेटा, यहाँ 2 ओम का लेते हैं और यहाँ 5 का, कुछ ऐसा ही गिवन है। मैं इसको बना देती हूँ, इनका R इक्विवेलेंट निकालना, उसके हिसाब से वोल्टेज लेंगे। एक बार निकालना बेटा, कितना बनेगा R इक्विवेलेंट, 5 से 7, 5 7 7 7 बाई 2, 7 ले लो, 7 वोल्टेज ले लो। तो R इक्विवेलेंट कितना आया, 7 बाई 2। तो V इक्वल्स टू IR से करंट कितना आ जाएगा, 2 आ गया है, I 2 आ गया ना, करेक्ट। ये तो इजी ज्यादा हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि किसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ है। चलो, I 2 आ गया, तो मतलब यहाँ भी कितना I जाएगा, 1 जाएगा, यहाँ भी I कितना जाएगा, 1, करेक्ट। अब ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है अपना C। पोटेंशियल निकालो भाई, कितना ड्रॉप होगा, ये 7 वोल्ट है, तो यहाँ पर 7 7 जाएगा और यहाँ अपना 0 0 रहेगा, राइट। ऐसे हुआ। A के अक्रॉस कितना पोटेंशियल लिखोगे, कितना ड्रॉप हुआ, P इक्वल्स टू IR, कितना करंट गया, 1, रेजिस्टेंस कितना है भाई 5, तो 5 ड्रॉप हो गया ना, यहाँ पे 5 आ जाएगा ना। यस। अब यहाँ पे V इक्वल्स टू IR, I कितना है भाई 1, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना 2, तो 2 ड्रॉप हो गया, नहीं नहीं कितना आया
5 ड्रॉप हो गया, तो 7 में से 5 के कितने बचे? 3 बचा ना, 7 में से 5 के 2 बचा ना, तो ए 2 आएगा भाई। ए पॉइंट का यहाँ पर पोटेंशियल आया 2, समझ गए? 2 आया ना भाई, 5 खा गया ये तुम्हारा, 5 ओम का सी पे आ रेजिस्टेंस। जाएगा 5 अब यहाँ पर सी का कितना बचेगा? सी का आ गया तुम्हारे पास, एंड 5। ठीक है। तो ये VA और ये VC किसका पोटेंशियल ड्रॉप है बताओ? ये VA और VC किसका पोटेंशियल ड्रॉप है? VA जो तो है वो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस 2 ओम, और VC जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कौन सा है? अक्रॉस 5 ओम वाला, है ना? तो इसको तुम V2 लिख सकते हो और इसको तुम V5 लिख सकते हो। तो अब देखो मैंने एज इट इज किया है कि यहाँ पर हमने अगर 2 है ना तो नीचे वाला रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पर देखो हम VC वाले में मैंने क्या लिया है, ध्यान से, कहाँ गए हम लोग? कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस है तो यहाँ पे हमने VR वाला ले लिया। मैंने बोला था ना बस साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो साइन चेंज कर दो एज इट इज, यहाँ के वही चीज यहाँ पे सिखाई है, ठीक है। ये पोटेंशियल ड्रॉप है भाई। अगर VA माइनस VB पूछा है तो ये VA 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कितने लिखोगे? 5, तो कितना आया? -3, ठीक है। और अगर यहाँ पर मान लो तुम गलती से तुमने लिख दिया यहाँ पे 5 और यहाँ पर कितना लिख दोगे? 2, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पे VA माइनस VB कितना हो जाएगा? मैंने कहा था बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब तुम क्या करोगे भाई? 5 - 2 करोगे तो भी यहाँ पर प्लस का 3 आ गया ना। हाँ, तो मैं वही कह रही थी कि बस साइन चेंज हो जाएंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो किसी ने शायद बीच में मेरे को टोक दिया था कि मैम हम यहाँ पे उल्टा नहीं लिख सकते, तो मैंने उल्टा भी लिख दिया, बट साइन वो हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो यहाँ पे AC में इतनी दिक्कत हमें नहीं आई। बताओ? यस सही है? हाँ, तो ये अपना हमने पढ़ लिया, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 2023 का तो नहीं दूंगी, 23 में तो इजी पेपर आया था कुछ ज्यादा ही। 24 का एक बार देख लेना, 2024 के PYQs में तुम्हें शेयर कर दूंगी, वो जरूर कर लेना। AC के दूं कि EMI के दूं? बताओ एक बार, EMI के करे हैं तुम लोगों ने? मैं EMI के दे चुकी हूँ, बट पता नहीं तुम लोगों ने किए हैं या नहीं। हम जिसका टेस्ट है उसके दो। टेस्ट ये नहीं पता तुम्हें किसका है? किसका टेस्ट है? EMI का है। तो हम EMI के दे दो। EMI का तो थर्सडे को दे दूंगी ना, फ्राइडे सैटरडे बैठ के पढ़ लेना। अभी AC करंट चल रहा है तो AC का ही करो 2024 के, ठीक है। तो आई विल शेयर 2024 के PYQ। एक दिन तो इंडिपेंडेंट है ना, तो उस दिन पढ़ाई से इंडिपेंडेंस थोड़ी ना लेनी है, हैं? पढ़ाई से इंडिपेंडेंस थोड़ी लेनी है, आजादी चाहिए, पढ़ लो बैठ के। नहीं नहीं, अभी कहाँ छोड़ रही हूँ, अभी तो डिस्कशन कर लेंगे 4-5 मिनट, ठीक है। तो मैं अभी शेयर कर दूंगी 2024 के PYQ, आप पढ़ लेना, कर लेना। गुड नाइट। अब तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा ऑप्टिक्स, तो रेडी रहना, कॉपी पेन बिना लेके क्लास। अभी तो EM वेव्स होगा। अब वो तो थर्सडे को करा दूंगी EM वेव्स को, मंडे से ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिवाइज करते रहना, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह को भूल गए हो ऐसा नहीं करना, क्योंकि जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा 11th पे मूव कर जाएंगे हम लोग, याद रखना। हो सकता है कि फिजिक्स में तो मैं फिर भी रिवाइज करा दूं, बट और टीचर्स का जो सिलेबस है वो ट्रैक पे चल रहा है, तो वो नवंबर में ही कंप्लीट कराएंगे। तो नवंबर में कंप्लीट कराते ही तुरंत 11th पे मूव कर जाएंगे, 12th में रिवीजन का समय भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो अपना साथ के साथ 12th रिवाइज कर लेना, ऐसा ना हो कि 11th के चक्कर में फिर तुम्हारा 12th रह जाए, क्योंकि हमें तो 11th भी कंप्लीट करानी है। जो बच्चे 12th पढ़ रहे होंगे उनका लॉस थोड़ी ना कराएंगे हम। तो नवंबर तक 12th को पढ़ के रख दो एकदम ऐसे साइड में कि 12th हो गई है। ज्यादा खुश नहीं होना कि 3 दिन की छुट्टियां हैं,
पुराना पुराना पढ़ते रहना, क्योंकि नवंबर लगते ही कब जनवरी आ जाएगी पता नहीं चलेगा, और जनवरी के स्टार्टिंग में या फिर मिड में पेपर हो जाते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड। 22 को होता है। हाँ 11th में मूव करेंगे तो पहले जहां तक है सारे ही कराएंगे, बाकी एक बार देखेंगे कि कैसा रहेगा, इम्पोर्टेंट कराएं या कैसे। और वैसे भी अभी जब हिमाचल वालों बच्चों का लगा था तो वो तो सब पढ़ चुके हैं, उनका तो केटीजी थर्मो सब पढ़ लिया। मैम 11th के सारा करेंगे क्या? वो एक बार हम देख लेंगे कैसे कराएंगे, ठीक है, सारा करेंगे या फिर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वही कराएंगे। ओके। अभी कुछ पता नहीं है कि कैसे कराएंगे, बट कराएंगे। चल, जिनमें डाउट है उनके लिए डाउट क्लास शुरू हो जाएंगी, दिक्कत मत लेना। जिन बच्चों के अपने अपने चैप्टर्स में डाउट रहेंगे ना, उनके लिए डाउट क्लास जरूर लगा देंगे। जैसे ही तुम्हारा ये सिलेबस कंप्लीट होगा ना, तो 1 घंटे की डाउट क्लास लगा करेगी जहां तक है। तो क्लास में आओ, डाउट लो और चले जाओ ऐसा। हाँ, तो जिन स्टूडेंट्स का रहेगा कि ये चैप्टर्स पढ़ने हैं तो तुम लोग वहां पढ़ लेना।